दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके क्लास 10th और 12th से जुड़े हुए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है सक्रियता श्रेणी। तो सक्रियता श्रेणी से जुड़े हुए आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये किस तरह के क्वेश्चन है आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। और सक्रियता श्रेणी को याद करने का एक मैंने बहुत ही अच्छा ट्रिक बनाया है, आप उस ट्रिक को ज़रूर देखिएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपके क्लास 10th मेटल एंड नॉन मेटल और क्लास 12 धातुओं के निष्कर्षण, इन दोनों टॉपिक में आपका सक्रियता श्रेणी दिया हुआ है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं और इनसे किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की उनकी क्रियाशीलता को अवरोही क्रम यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में व्यवस्थित किया गया है। यानी कि ये जो सक्रियता श्रेणी है उसमें आपके जो सबसे अभिक्रियाशील धातु हैं वो सबसे ऊपर की ओर हैं और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु नीचे की ओर हैं। तो धातुओं की जो अभिक्रियाशीलता है वो नीचे की ओर घटते हुए क्रम में दिया गया है, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया गया है। तो ये जो सीरीज़ है जिसे हम बोलते हैं सक्रियता श्रेणी, तो इस सीरीज़ में सबसे ऊपर है पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, फिर उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद कॉपर, मरकरी, चांदी और सोना। तो ये इनका एक क्रम है जो कि सक्रियता श्रेणी कहलाता है। तो इसे हम इसी क्रम में लिखेंगे, ये नहीं कि हम किसी को अप डाउन लिखें। तो सक्रियता श्रेणी में आप ऊपर से देखेंगे पोटेशियम से लेके लेड तक, यानी कि हाइड्रोजन से ऊपर की जितनी भी धातुएं हैं वे अधिक अभिक्रियाशील हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन से नीचे की धातुएं होती हैं वो बहुत कम सक्रिय धातुएं होती हैं, यानी कि इनकी जो अभिक्रियाशीलता होती है वो कम होती है, जो कि आपके कॉपर से लेकर Au यानी कि सोना तक दिया हुआ है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यह सक्रियता श्रेणी का उपयोग क्यों है और यहाँ पर हम इसका यूज़ कहाँ करेंगे। तो एक्चुअल में होता क्या है कि कुछ जो धातुएं होती हैं वो रासायनिक रूप से यानी कि सक्रियता रूप से बहुत अधिक सक्रिय होती हैं, परंतु कुछ जो धातुएं होती हैं वो तुलनात्मक रूप से कम सक्रिय होती हैं। यानी कि हमें अगर दो धातुओं के बीच तुलना करना हो सक्रियता श्रेणी का तो हम इस टेबल के थ्रू तुलना कर सकते हैं। जैसे हम बात करें पोटेशियम और सोडियम की, तो ये ठंडे पानी से बहुत तेज़ी से क्रिया करते हैं, जबकि जो मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, ये सभी गर्म पानी से बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करती हैं। और यदि हाइड्रोजन के नीचे हम देखें कॉपर, मरकरी, चांदी और सोना, ये आपके गर्म पानी यानी कि स्टीम से भी अभिक्रिया नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से धातुओं की जल से, ऑक्सीजन से, अम्ल से, क्षार से क्रिया के आधार पर इन्हें एक वर्टिकल कॉलम में रखा गया है जिसे हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज यानी कि सक्रियता श्रेणी। और ये जो सक्रियता श्रेणी है वो घटते हुए क्रम में दिया हुआ है। तो जैसे हम बात करें पोटेशियम की, तो पोटेशियम हमारा सबसे सक्रिय धातु है, इसलिए ये टेबल में सबसे ऊपर दिया गया है। और वहीं बात करें हम गोल्ड की यानी कि Au की, ये सबसे कम सक्रिय धातु है, इसलिए ये सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे की ओर दिया गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि हाइड्रोजन भी सक्रियता श्रेणी में स्थान लिए हुए हैं, क्योंकि ये मेटल की भांति क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करके H+ आयन बनाता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति जो होती है वो सिर्फ धातुओं में होती है, जबकि जो अधातु हैं वो इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करते, जबकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो इस श्रेणी में अगर हम देखें जो ऊपर की ओर जो धातुएं हैं वो बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाती हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो धातुएं हैं जो टेबल में ऊपर की ओर दी हैं, ये दूसरे अन्य धातुओं से यानी कि अन्य तत्वों से बहुत तेज़ी से क्रिया करती हैं। तो जिनके इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है उनकी रिएक्टिविटी यानी कि उनकी सक्रियता भी बहुत अधिक होती है। तो ऊपर आप जितने भी मेटल देख रहे हैं वे आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाते हैं। और यदि आप टेबल में नीचे की ओर देखें जैसे कॉपर, मरकरी, चांदी और सोना, ये दूसरे अन्य तत्वों के साथ आसानी से क्रिया नहीं करती, क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करती। तो ये कम अभिक्रियाशील होती हैं यानी कि लेस रिएक्टिव होती हैं, इसलिए इन्हें सीरीज़ में कहाँ रखा गया, नीचे की ओर रखा गया। तो इस प्रकार से हमारे जो सक्रियता श्रेणी है उसका निर्धारण होता है। अब यहाँ पर देखें कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को स्थान इसलिए दिया गया कि हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग ही हम क्या कहते हैं, सक्रियता को निर्धारित करते हैं। हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी तत्व हैं वे सभी सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैं, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, ये सभी। लेकिन हाइड्रोजन से जो नीचे के तत्व हैं जैसे कॉपर, मरकरी, चांदी, सोना, ये सभी क्या है, कम रिएक्टिव हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ पर एक तरह से मानक का कार्य करता है, मतलब कि ये
जितने भी सक्रियता श्रेणी में धातुएं हैं उनको एक दूसरे से अलग करता है। अधिक अभिक्रियाशील हाइड्रोजन के ऊपर, कम अभिक्रियाशील हाइड्रोजन के नीचे हैं। तो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी तत्व हैं वो जल से या फिर अम्ल से हाइड्रोजन को अलग कर देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी सक्रियता श्रेणी में धातुएं हैं वे जल से अथवा अम्ल से हाइड्रोजन को अलग कर देते हैं। यानी कि ऊपर के जितने भी तत्व हैं वो जल या फिर अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। और जो धातुएं हाइड्रोजन से नीचे रखी गई हैं वे जल अथवा अम्ल से हाइड्रोजन गैस को अलग नहीं कर पाते, यानी कि डिस्प्लेस नहीं कर पाते। इस श्रेणी का एक और फ़ायदा है, इससे ये पता चलता है कि कौन सी धातु किसी दूसरे धातु को विस्थापित करती है। जैसे कि आपने लेसन फर्स्ट में विस्थापन अभिक्रिया पढ़ा होगा, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि एक धातु दूसरे धातु यानी कि एक तत्व दूसरे तत्व को हटाती है। तो जो श्रेणी में यानी कि जो सक्रियता श्रेणी में ऊपर की ओर होता है वो अपने से नीचे के धातुओं को क्या करता है, हटा देता है। तो इस श्रेणी को याद करने से ये फ़ायदा होता है कि हम जितने भी विस्थापन अभिक्रिया हैं वो पॉसिबल होंगे या नहीं होंगे हमें पता चलता है, यानी कि कौन सा तत्व अपने से नीचे के तत्व को हटाता है। जैसे अगर कैल्शियम है तो अपने से नीचे के तत्व जिंक है, एल्युमिनियम है, ये इनको क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। अब इस सीरीज़ को याद करना बहुत कठिन होता है और अक्सर हम इस सीरीज़ को भूल जाते हैं। तो इस सीरीज़ को याद करने के लिए एक मैंने बहुत अच्छा ट्रिक बनाया है और उस ट्रिक के माध्यम से आप इसको ईजिली याद कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि ये ट्रिक कौन सा है। तो यदि हम रिएक्टिविटी सीरीज़ देखें तो आपको टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है। तो सबसे ऊपर है पोटेशियम जिसको हम K से प्रदर्शित करते हैं, उसके बाद है सोडियम जिसे हम Na से प्रदर्शित करते हैं, फिर है कैल्शियम जिसे हम Ca से प्रदर्शित करते हैं, फिर है मैग्नीशियम जिसे हम Mg से प्रदर्शित करते हैं, फिर उसके बाद है एल्युमिनियम जिसे हम Al से प्रदर्शित करते हैं, उसके बाद है जिंक जिसे हम Zn से प्रदर्शित करते हैं, उसके बाद है आयरन जिसे हम Fe से प्रदर्शित करते हैं, फिर उसके बाद है लेड जिसे हम Pb से प्रदर्शित करते हैं, फिर उसके बाद है हाइड्रोजन जिसे हम H से प्रदर्शित करते हैं, फिर उसके नीचे है कॉपर जिसे हम Cu से प्रदर्शित करते हैं, उसके बाद है मर्क्यूरी जिसे हम Hg से प्रदर्शित करते हैं, फिर है सिल्वर जिसे हम Ag से प्रदर्शित करते हैं और लास्ट में है गोल्ड जिसे हम Au से प्रदर्शित करते हैं। तो इस सीरीज़ में हम देखेंगे जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है वो ऊपर की ओर है, लेकिन जो सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट है वो नीचे की ओर है। यानी कि जो पोटेशियम है वो सबसे अधिक रिएक्टिव है, यानी कि सबसे अधिक सक्रिय है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है। जबकि जो गोल्ड है ये धातु है परंतु इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता कम होती है, इसलिए कम रिएक्टिव होता है। तो आपने देखा होगा कि जितने भी पोटेशियम है, पोटेशियम के जो अयस्क मिलते हैं वो जनरली आपके इम्प्योरिटी के फॉर्म में मिलते हैं, अशुद्धियों के रूप में मिलते हैं। लेकिन जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, आपने देखा होगा ये मुक्त अवस्था में मिलते हैं। तो इनको याद करने का, यानी कि इस सीरीज़ को हम कैसे एक सिस्टम से, एक क्रम से याद कर सकते हैं, उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है। तो आइए देखते हैं वो ट्रिक क्या है। तो यहाँ पर ट्रिक के लिए जो मैंने कीवर्ड यूज़ किया है वो इनके सिंबल से लिया है। जैसे पोटेशियम को हम K से प्रदर्शित करते हैं तो इसके लिए मैंने ट्रिक लिया है काशी। फिर उसके बाद सोडियम है, सोडियम को हम Na से प्रदर्शित करते हैं, इसके लिए मैंने ट्रिक लिया है नाथ। फिर उसके बाद है कैल्शियम, कैल्शियम को हम Ca से प्रदर्शित करते हैं तो इसके लिए मैंने ट्रिक लिया है का। फिर उसके बाद है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को हम Mg से प्रदर्शित करते हैं तो यहाँ पर हमने लिया है माली। फिर उसके बाद है एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम Al से प्रदर्शित करते हैं तो इसके लिए ट्रिक लिया है आलू। फिर उसके बाद है जिंक, जिंक को हम Zn से प्रदर्शित करते हैं तो इसके लिए मैंने ट्रिक लिया है जरा। उसके बाद है आयरन जिसे हम Fe से प्रदर्शित करते हैं तो इसके लिए मैंने ट्रिक लिया है फीके, मतलब Fe से फीके। फिर उसके बाद है लेड जिसे हम Pb से प्रदर्शित करते हैं तो Pb से हमने बनाया है पकाता। फिर उसके बाद है हाइड्रोजन जिसे हम H से प्रदर्शित करते हैं तो इसके लिए मैंने ट्रिक लिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ स्टोरी की तरह ये हमारा ट्रिक बना हुआ है। कैसे बना हुआ है ज़रा आप इसको पढ़िए। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं माली की बुराई हो रही है तो माली भी वहाँ पर है। अब माली उसको रिप्लाई देगा, तो रिप्लाई मैंने ट्रिक के थ्रू बनाया ताकि आप इसको याद कर सकें। तो यहाँ पे Cu से हो जाएगा कौन, यानी कॉपर के Cu के लिए हमने यूज़ किया है कौन। वही बात करें मर्क्यूरी, Hg के लिए मैंने यूज़ किया है। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाइएगा, हाइड्रोजन के लिए भी है और मर्क्यूरी के लिए भी है। तो याद रखिएगा ये जो वाला है ये रखा गया है आपके माली के रिप्लाई के लिए। फिर उसके बाद है सिल्वर, सिल्वर को हम Ag से प्रदर्शित करते हैं
तो Ag के लिए मैंने ट्रिक लिया है आगे, और लास्ट में है गोल्ड, और गोल्ड को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, Au से, और इसके लिए मैंने ट्रिक लिया है आओ। तो एक बार फिर से हम पूरी स्टोरी को पढ़ते हैं और देखते हैं कि माली के लिए क्या कहा गया, माली क्या रिप्लाई देता है। तो काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, मतलब कोई व्यक्ति है और कह रहा है कि काशीनाथ का जो माली है आलू जरा फीके पकाता है। तो उसका रिप्लाई माली क्या देता है, कौन है आगे आओ, कौन है आगे आओ। आई होप आपको ट्रिक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इस स्टोरी यानी कि इस ट्रिक को आप बार बार याद कीजिए, और आई होप कि आपको ये ट्रिक अभी भी याद हो गया होगा। अगर आप इसको एक दो बार याद करते हैं तो आपको जितने भी रिएक्टिविटी सीरीज़ में एलिमेंट हैं उनके नेम आपको ईज़िली याद हो जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा ट्रिक है, मैंने अपने तरीके से बनाने की कोशिश की है। आपको ये ट्रिक कैसा लगा आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आप ज़रूर हमें बताइएगा कि आपने कितने देर में आप इस ट्रिक को याद कर पाए। तो इस ट्रिक का यूज़ आगे आने वाले आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, जैसे आपको क्वेश्चन में दे दिया गया कि जिंक और कॉपर में कौन मोस्ट रिएक्टिव है, तो आपको टेबल याद रहेगा तभी आप इस आंसर को बता सकते हैं। तो ऐसे ही ढेर सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपके रिएक्टिविटी सीरीज से बनते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर आप हमें कमेंट में बताइएगा। ट्रिक के बारे में मैंने आपसे बोला ही है कि यदि ट्रिक आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ट्रिक कैसा लगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिए।